हे डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 को यानी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ईंटें मटके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी तरह से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यानी अध्ययन कराने वाले हैं। साथ में इसका नोट्स भी आप लोगों तक यानी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ इस ही चैप्टर को यानी आप लोगों तक यानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट आप लोगों तक यानी प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले इसका हिस्ट्री का जो सिलेबस चैनल में अपलोडेड है, आपको पहले वहां जाकर के देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले उसका आपको यानी सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। बड़े-बड़े आपको विद्वान या एक्सपर्ट भी अगर रहेंगे तो वही आपको कहेंगे कि जाइए सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करके आइए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, तब जो है आप यानी बेहतर जो है रिजल्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आपको अगर नहीं भी देखेंगे अगर सिलेबस का वीडियो तो चलेगा, क्योंकि हम जो आपको यानी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यानी तैयारी कराने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इस बार बोर्ड एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपको कहीं भी ऑफलाइन इधर-उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं होगा। अच्छे से पूरी तरह से आप यानी सिलेबस को यानी कंप्लीट यहां से आप कर सकते हैं। साथ में आपका यानी वीकली मंथली टेस्ट वगैरह सारा चीज आपको यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 का यानी पार्ट 1 को आज यानी हम लोग यानी कवर करेंगे। ठीक है, इस पार्ट 1 में हम लोग जो है फुल्ली थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 2 में भी हम लोग थ्योरी को ही कवर करेंगे। उसके बाद आपका पार्ट 3 में जो होगा वो बिल्कुल आपका यानी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव, जितने सारे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 में। तो इस तरह से करके आप यानी थ्योरी करके अगर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपका यानी पूरी तरह से जो है अध्ययन हो जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगा। अच्छे से आपको यानी रिविजन भी करवाया जाएगा एग्जाम टाइम तक। ठीक है, एग्जाम से 2-3 महीना पहले आपका पूरा सिलेबस को यानी कंप्लीट आप लोगों तक यानी हम प्रोवाइड कर देंगे, और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको यानी अध्ययन कराने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही यानी पूरी तरह से यानी कवर करेंगे। आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी बुक अगर घंटों घंटों तक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, लेकिन आपको यहाँ बहुत सरल भाषा में आप लोगों तक यानी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री जब सब्जेक्ट है आपका, तो अगर आप पढ़ेंगे, आपका कोई अगर आपसे पूछ दे, सवाल कर दे कि हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री का परिभाषा दो, तो आपको ऑब्वियसली ये बेसिक नॉलेज है, ये हम लोग बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था, लेकिन आप शायद अभी याद है या नहीं है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से एक बार याद ताजा कर लेते हैं और अच्छे से इसको भी हम लोग याद रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपसे सवाल कर सकता है कोई। तो देखिए, हिस्ट्री हम लोग बचपन में पढ़ के आए थे। हिस्ट्री यानी किसे कहते हैं, तो देखिए बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, लेकिन इसका हम लोग क्या अर्थ को नहीं समझे थे। ठीक है, तो देखिए अर्थ आपको बता दें इतिहास के विषय में। इतिहास जो है इति जोर हज और आस शब्द से बना है, जोर से बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, निश्चित। ये ग्रीक ग्रीक भाषा का शब्द है। इतिहास जो है क्या है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और ग्रीस ग्रीस के लोग इसको क्या कहते थे, यानी हिस्टोरी कहते थे, हिस्टोरी से पुकारते थे, जिसका मतलब होता है यानी बुनना। तो ये इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री, यानी आपसे पूछ लेगा कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे, एक सिंपल सा परिभाषा आप याद रखिएगा। बीती हुई कहानी को यानी इतिहास कहते हैं। क्या कहेंगे, बीती हुई कहानी को इतिहास कहेंगे। या आपको ये वाला यहाँ इसका परिभाषा दिया हुआ है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है। देखिए, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कालक्रम के अनुसार उसके घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले पीछे जो क्या घटित हुआ है, कैसा, सारे चीज के बारे में हम लोग इस इतिहास के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए और एक थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि देखिए इतिहास अतीत की घटनाओं के अध्ययन है, जो व्यक्ति की मतलब व्यक्तिगत लोगों और समाजों से लेकर संपूर्ण सभ्यताओं तक हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्तियों के बारे में, यानी पूरा संपूर्ण सभ्यताओं के बारे में हम लोग इतिहास के माध्यम से जानकारी पा सकते हैं। यह एक अनुशासन है जो ये देखा जाता है कि अतीत ने हमारे वर्तमान दुनिया को कैसे आकार दिया है, यानी जो पिछले जमाने के लोग हैं वो किस तरह यानी जीवित रहते थे, यानी उसको देख करके हम लोग यानी भविष्य में अपने आप को यानी इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्तमान में बेहतर निर्णय लेने के लिए हम कैसे सीख सकते हैं, इतिहास ये समझने के लिए वह समय के साथ कैसे बदले गए हैं, विभिन्न संस्कृति, विश्वासों और प्रथाओं की जांच भी कर सकते हैं। तो ये इतिहास के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से पूर्ण जानकारी लेते हैं। देखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि देखिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 का, यानी ईंटें मटके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब हम लोग फुल्ली जानकारी आपको यानी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका यानी बेसिक नॉलेज था। चलिए अब हम लोग चलते हैं पूरी तरह से। देखिए, इसका परिचय सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का परिचय ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है ये।
तो देखिए इसका परिचय आपको हम बता दें कि आज से हजारों साल यानी पीछे यानी लोग जो हुआ रहते थे, ठीक है, एक सभ्यता के रूप में, जैसे अभी हम लोग हैं इसी इसी तरह से, यानी जैसे हम लोग खान पीन अभी हम लोग जिस तरह का रह रहे हैं, खाना पीना जिस तरह का हम लोग का संस्कृति, उठना बैठना जो भी होता है, ये इस तरह का भी हम लोग से लाखों मतलब हजारों वर्ष पहले जो लोग इस तरह यानी निवास करते थे और किस तरह का वहां का रहन सहन था, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में यानी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आज से लगभग 5000 वर्ष सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का वैश्विक आरंभक 4 सभ्यताओं में से एक ही था ये। ठीक है, ये एक नगरीय सभ्यता है, जो आपको पता होगा कि जो है हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये 1 नंबर यहाँ से आपका यानी क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है, तो ये एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और एक चीज बता दिया आपको कि ये जो है हाँ, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पुरातत्व ने इस सभ्यता के अन्य नगरों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीर, इन सभी जो मतलब इन सभी शहरों के बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में कवर करेंगे। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। भारतीय सभ्यता की ये प्रारंभिक नगर है। सभी नगरों का यानी पुरातात्विक ने जो उत्खनन किया उससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई है। इनका प्रारंभिक नगरों पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री सभ्यता की विस्तारित चर्चा हम इस सभ्यता मतलब इस अध्याय में पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां के लोग किस तरह का रहन सहन क्या था, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है ईंटें मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर के एकदम शांत होकर के अच्छे से क्लास को करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के अच्छे से। अगर पूरी तरह से अगर आप कवर कर लेते हो मेरे दोस्त, आपको एक भी आपका नंबर जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये 10 से 15 नंबर तक यहाँ से आपको यही पूछ सकता है। इसलिए 10 से 15 नंबर आप अच्छे से अपना शेप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक ही आपको यानी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है कि देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी नदी के तट पर एक भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता का यानी पता चला था कि कब, यानी 5000 वर्ष पहले। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था, यानी पहले के लोग जो मानते थे कि यानी मतलब पहले के लोग मानते थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता को। तो ये जो है यानी प्राचीनतम माना जाता है। जैसे यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ आज से 5000 वर्ष यानी पहले, तब यानी पता चला कि यानी इन सब सभ्यताओं से सबसे बड़ा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता है, जो अपना भारत में है। ठीक है, तो ये जो है अपना ये जो आपको बता दी, ये जो 5000 वर्ष पहले जो यानी खोजा गया, तब लोगों को पता चला कि हाँ सबसे बड़ा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद ये 1920 के दशक, या तो 1921 कर दिया, लेकिन 1920 के दशक हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो आप यानी दशक मतलब समझ रहे हैं, यानी दशक में जो आ जाएगा, अगर मान लीजिए 1920 से लेकर 1900 मतलब 1920 का दशक अगर आपको अगर बताएंगे तो आप समझ जाइएगा कि 1920 से लेकर 1930 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आपको बताएंगे कि 1921 में, यानी 1921 में प्रॉपर अगर आपको बता दे तो 1921 में यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। कब हुआ था, यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, जिसमें खोज किसने किया था, यानी दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई सभ्यता नहीं है। इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसी को ही कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इनके बारे में भी आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपको बिल्कुल पूरी तरह से बताएंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपके माइंड में ये ऑब्वियसली क्वेश्चन आ गया होगा। यह एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण स्रोत इसके अंतर्गत पुरातात्विक द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको यह भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता किस ऐसा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आपका 3 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। कैसा क्षेत्र में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। तब किसने खोज किया था, 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोज करवाया था। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल पता होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या। अब बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ आपका आ गया है क्या, हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये दौड़ता होगा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ यानी कैसे हुआ। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं पूरी तरह से एकदम। देखिए 1856 में, देखिए 1856 में जब कराची से लाहौर तक जब पैट्री यानी रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में, यानी जॉन ब्रांटम या विलियम ब्रांटक नामक का एक अंग्रेज जो है कुछ पुरातात्विक अवशेष उसको प्राप्त हुआ था। जैसे कि ये देखिए लाहौर से लेकर कराची तक ये आप चित्र देख पा रहे हैं। जब इस तरह का यानी पटरिया बिछाया जा रहा था, तब जो है उसको यानी कुछ अवशेष मिला था, यानी पुरातात्विक अवशेष मिला। लेकिन ये भी उन लोग अभी तक यानी देखिए ये मिला कब, यानी 1856 में कराची से लाहौर तक बिछाने जा रहा था, लेकिन उस टाइम तक भी लोग को यानी पता नहीं चला कि यानी कि है क्या। तो यह जो है स्थान, यानी यह स्थान अभी जो है आधुनिक समय में पाकिस्तान में, ये जो समय में
ये जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे, आधुनिक समय में पाकिस्तान में, उन अंग्रेजों ने इसे खंडर समझा था। अंग्रेजों ने जो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटक नामक जो थे, ये लोग समझ रहे थे खंडर है, ठीक है, खंडर समझा, और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ मतलब यहाँ से ले गए और इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वह नहीं जान सका कि यह यहाँ कोई सभ्यता भी था। तो वहां के लोग ये भी नहीं जान पाया कि कोई सभ्यता आज से हजारों या मतलब हजारों या लाखों वर्ष पहले यानी लोग यहाँ रहा करते थे। तो ये भी वह अनुमान उसको नहीं लगा, ठीक है। लेकिन उसका जितने सारे थे मतलब ईंटें वगैरह वो इस्तेमाल किए रेल लाइन बिछाने के दौरान में, ठीक है। तो वो उस टाइम भी समझ नहीं पाया। जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, ठीक है, तब जो है इसको जो है उस टाइम तक यानी उस टाइम तक भी वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन 1924 में पता चला कि हाँ एक हड़प्पा सभ्यता ये एक सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा जो है एक सभ्यता है। तब यानी 1924 में जो इसको यानी बिल्कुल अनाउंसमेंट किया गया। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या है। अब ये तो आपको बता दिया कि खोज इसका कैसे हुआ, ये तो आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। देखिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों कहा जाता है, ठीक है, आपका माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ये चीज तो आना ही है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों कहा जाता है, या यानी सिंधु घाटी सभ्यता उसको क्यों कहा जाता है। तो चलिए बिल्कुल लॉजिक वाला सिंपल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर में पूछता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस सभ्यता की खोज यानी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी। यानी किस कहां हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान में हुआ था। यानी सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो आपको बताया कि 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था, जिसमें किसने खोज किया था, दयाराम साहनी के द्वारा यानी खोज किया गया था, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा यानी खोजा गया था, साहनी के द्वारा यानी इसको खोजा गया, ठीक है। तो यानी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो है तो ये जो यानी 1921 में यानी खोजा गया था। आगे हम लोग देखते हैं ये अब सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। देखिए यहाँ हम लोग पहले इसको देखेंगे। हाँ चलिए, तो ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मतलब ये सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था यानी सिंधु के नदी के तट पर यानी बसा हुआ था, पूरा सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर यानी बसा हुआ था, इसलिए उसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्योंकि नदी के किनारे बसा होने के कारण उसको सिंधु घाटी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल माइंड से आपका यानी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए अब क्षेत्र में फैला होगा, ये जरूर ऑब्वियसली बात है। अगर मान लीजिए हम अपना बिहार से है, तो अपना बिहार कहां से फैला हुआ है, इसके बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आप चलते हैं हम लोग यानी वहां के हड़प्पा की सभ्यता में जो है कितने क्षेत्रों तक लेकर के यानी फैला हुआ था, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का हम लोग विस्तार को देखेंगे। तो एक विद्वान था जिसका नाम था रंगनाथ राव, मतलब रंगनाथ राव, हाँ। इसके अनुसार रंगनाथ महोदय के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर फैला हुआ है, और दक्षिण से उत्तर तक ये 1100 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल जो होता है इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता जो है पूरी तरह से फैली हुई है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। पूरब से पश्चिम तक आपका 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, और पूरा क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा विस्तृत यानी फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल इसका सभ्यता का यानी जो आपको विस्तार वगैरह था, ये भी आपको पूरी जानकारी हो गया होगा। अब सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका आता होगा माइंड में कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी 26वें ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व यानी माना जाता है। कब यानी किसका, यानी हड़प्पा सभ्यता का। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर यानी 1900 ईस्वी यानी पूर्व माना जाता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा आप यानी, ठीक है, एनसीईआरटी में। लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग चीज दिया हुआ है, आप भी अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कार्बन 14 विधि। देखिए इसी चैप्टर में आता है क्या, एक कार्बन 14 विधि, ठीक है। ये चीज आपको बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये जो है ऐड किया गया है। इसको ऐड नहीं करते, लेकिन ये अध्याय में आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है, इसीलिए हम इसको आपको लिए हैं। देखिए कार्बन 14 विधि क्या होता है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को यानी कार्बन 14 विधि कहा जाता है। प्राचीन काल में जब कुछ वस्तु मिलता था, तो उस वस्तु का यानी कालक्रम कैसे निकाला जाता था, यानी वो कितने साल पुराने हैं, तो ये जो है कार्बन 14 विधि के माध्यम से पता लगाया जाता था, ठीक है। तो ये जो है था यानी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है, जिसका खोज यानी 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए आप देखिए कार्बन 14 विधि में यानी किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 की मात्रा समान मात्रा में यानी पाया जाता है, ठीक है। जब अगर वो मर जाता है तो कार्बन
12 की मात्रा तो जैसे का तैसे रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा जो है वो नियंत्रण यानी क्षय होने लगता है, यानी लगातार यानी घटते रहता है, झल रहता है। जितना यानी अगर कार्बन 14 की मात्रा कम पाया जाएगा वस्तु में, ठीक है, तो उतना ही वो प्राचीनतम माना जाएगा। राइट, आपको समझ में आ गया? यानी किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा सामान्य मात्रा में पाया जाता है। अगर उस चीज दोनों में कार्बन 12 तो वो बिल्कुल जैसे का तैसे रह ही जाएगा, लेकिन कार्बन 14 वो जो है लगातार क्या होने लगता है, यानी घटते रहता है। ठीक है, तो घटते चले आता है। तो अगर मान लीजिए पूरी तरह से अगर घटते, जितना समय लगेगा उतना घटेगा वो, तो जितना यानी अगर कम बचा रहेगा कार्बन 14 की मात्रा, उतना ही वो जो है क्या है, यानी प्राचीनतम वस्तु को माना जाएगा। यानी बिल्कुल आपको आई होप समझ में आ गया होगा कार्बन 14 विधि क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का है, लेकिन ये आपको पूछा जा गया है एग्जाम में बार बार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। देखिए, हड़प्पा जो नगर का खुदाई हुआ, उसमें से क्या क्या यानी चीजें मिला, तो इनके बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, हड़प्पा में जो मिला मोहनजोदड़ो से मिला। देखिए, मोहनजोदड़ो जिसका खोज जो है किसने किया था, 1922 में किया था। किसने किया था, 1922 में मोहन मतलब राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी मृतकों का टीला होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से जो क्या क्या यानी मिला था, यहाँ से मोहर पूजा मतलब यहाँ से मोहर क्या क्या मिला था, पुजारी का सिर मिला था, मोम के सांचे, कांसे की नर्तकी सभागार, सिप का पैमान, सूती कपड़े का साक्ष्य, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, ये सारा चीज जो है कहां से मिला था, ये मोहनजोदड़ो से मिला था, जिसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और आपको एक चीज बता दें, आपको सवाल ऐसे पूछा जाता है कि सूती कपड़े का साक्ष्य जो है कहां से मिला है, तो आपको याद रखना है सूती कपड़े का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। एकदम बिल्कुल क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आपको बता देते, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यानी खोजा गया था, जो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सवाल क्योंकि यहाँ से आपका बनता है, इसलिए आपको ये सारा चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है हड़प्पा सभ्यता जो है, ये मतलब हड़प्पा ये यहाँ से क्या मिला था, हड़प्पा से क्या क्या मिला था, यहाँ से जो मिला है यानी लकड़ी का हल मिला है, गेहूं आरज 37 कब्रिस्तान मिला है, शंख का बैल, तांबे की मोहर, मटर व तिल की खेती, प्रमाण, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा आदि यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहां से, यानी हड़प्पा से। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया आरज 37 कब्रिस्तान कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है हड़प्पा से, यानी ये हड़प्पा में यानी खोजा गया था। ठीक है, तो ये मोहरे कहाँ, यानी मोहरे आपको यानी पूछा जाएगा कि ये मोहरे कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग चंद्रहोद्रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रहोद्रो के बारे में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रहोद्रो जो है मनके बनाने का कारखाना मिला था वहां से, आटा पीसने वाली चक्की भी मिला था वहां से, तराजू और बैलगाड़ी आदि मिला था। तो ये चीजें आपको याद रखना चंद्रहोद्रो के बारे में। अब चलते हैं हम लोग लोथल। तो लोथल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, देख लिए। तो इसमें लोथल के बारे में आपको बताया होगा, लोथल जो है भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से जो है फारस की मोहरें प्राप्त हुआ, धान्य व बाजरे की खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी का दांत, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डी, बंदरगाह आदि जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहां से, लोथल से। तो ये भी आपका लोथल वाला भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कालीबंगान। देखिए कालीबंगान से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से बेलनाकार मोहर है। कालीबंगान कहाँ, किस नदी के किनारे है, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, राजस्थान में कालीबंगान। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप लोग को बिल्कुल बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से जो बेलनाकार मोहर है, लकड़ी की नाली, हल से जुते खेत का प्रमाण, भूकंप के प्राचीनतम यानी प्रमाण भी यहाँ से जो है मिला है। कहाँ के, यानी कि उस जमाने में भी जो है भूकंप हुआ करता था। तो ये जो है मतलब कहाँ का यानी मिला था, यानी कालीबंगान में ये जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए ये जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, आपसे पूछा जाता है सवाल, प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो ये जो मिला है कालीबंगान से मिला है। देखिए इस प्रकार का यानी चित्र हुआ करता था, जैसे देख पा रहे आप लोग, इस तरह का यानी मोहरे टाइप का यानी जो है मिला है। ठीक है, कहाँ में, हड़प्पा सभ्यता में। तो अलग अलग स्थानों में मिला है, ये चीज भी आपको याद रखना है, ना कि सब तो हड़प्पा में ही मिला है। ठीक है, चलिए ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब एक और माइंड पॉइंट आपका आ गया, जो अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सीमा क्या है, माइंड पॉइंट क्या है यहाँ, हड़प्पा सभ्यता का सीमा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सीमा हम लोग उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर में जो है सरायखेला, मुगल घाटी, डाबरकोट। ठीक है, ये आपको यानी चौहद्दी बता रहे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का। तो ये जो उत्तर में था बसा हुआ, सरायखेला, गुमला घाटी, डाबरकोट। उसके बाद दक्षिणी सीमा में यानी मालवन, भगवत राय, नर्मदा घाटी। उसके बाद आपका यानी पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, पश्चिमी
पश्चिमी सीमा में आपका सुतकांगडोर, मकरान का समुद्री तट, तो ये आपका यानी बिल्कुल किसमें पश्चिमी सीमा में था। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं अब नगर योजना, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना। आप लोग को ये भी तो शुरू में हम आपको बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्यों आखिर इसको नगरीय कहा गया है, कुछ तो इसका विशेषता होगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख विशेषता उसका नगर था, ये चीज आपको पहले भी बता दिए। लेकिन ये चीज आपको हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से जब खुदाई हुआ तब वहां जो है क्या है, दो टीला मिला, पूर्वी तथा पश्चिमी में दो टीला मिला था। जो पूर्वी टीला में नगर तथा पश्चिमी टीला में दुर्ग रहता था, ठीक है। तो पूर्वी टीला में जो नगर था बसा हुआ और पश्चिमी टीला में जो है दुर्ग बसा हुआ था। तो पश्चिमी टीला में वो लोग रहते थे जो शासक वर्ग के लोग जो है पश्चिमी टीला में रहते थे, जो बड़े बड़े पैसा वाले बड़े बड़े लोग जो है रहा करते थे किसमें, यानी पश्चिमी टीला में, ठीक है। महाराजा राजा जो है रहा करते थे कहाँ, पश्चिमी टीला में। और पूर्वी टोला में जो आम आदमी जैसे काम करने वाला मजदूर वगैरह सब यानी इसमें जो है पूर्वी टीला में रहते थे, ठीक है। तो ये निचला होता था, पश्चिमी टीला जो होता था यानी पूर्वी टीला के अकॉर्डिंग बहुत ऊपर होता था, ठीक है। उसमें जो शासक वर्ग के ही लोग सिर्फ उसमें रहते थे, बड़े बड़े लोग। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें जो वहाँ का प्रमुख विशेषता सबसे अधिक क्या उसका खुदाई से हमें पता चला कि पूर्वी और पश्चिमी दो टीला मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी समतल चौड़ी सड़क है, ठीक। सबसे बड़ा प्रमुख विशेषता लेकर चलता है कि क्यों उसको आखिर नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया। वहां का सड़कों को लेकर के सबसे बड़ा जो है बता, यहाँ मुख्य सड़क यानी जो यानी 9 मीटर यानी 9 मीटर 15 सेंटीमीटर तक यानी चौड़ी होती थी, ठीक है। जिसे पुरातत्व ने राजपथ कहा था, उसको राजपथ। उस टाइम में भी 9 मीटर तक यानी सड़क जो है चौड़ी हुआ करता था, ठीक है। और इतना मीटर से इतना मीटर तक जाल पद्धति से आधार पर निगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो हम बताइए कि इतना मीटर यानी सामान्य तौर पर यानी 9 मीटर तक यानी सड़क पाया जाता था और अन्य सड़क की चौड़ाई 2 से लेकर यानी इतना मीटर तक यानी हुआ करता था, ठीक है, कम से कम। चलिए जाल पद्धति आधार पर यानी एक दूसरे सड़क को एक दूसरे पर यानी काटते थे, ठीक है। तो इसको यानी समकोण याद रखिएगा, समकोण पर यानी काटता था, ठीक है। जिसका कई खंडों में वक्त होता था और इस पद्धति को ही ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था, ऑक्सफोर्ड सर्कस का इसको नाम दिया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखेंगे आप। यानी इसको ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यानी सर्कस का नाम दिया गया था। चलिए तो चलिए इसका ये था आपका यानी बिल्कुल वहां के सड़कों को लेकर के। अब वहां का चलते हैं जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो नगर के नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं व स्नानघर थे। तो देखिए सबका घर में जो है निजी कुआं और निजी स्नानघर हुआ करता था। तो निजी अगर मान लीजिए अगर जो स्नानघर या कुआं में जो मतलब नहाएंगे तो उसका पानी कहाँ जाएगा, तो वहां का जल निकासी इतना खतरनाक बनाया गया था। जबकि अभी हम लोग के इधर इस तरह का अभी सुविधा नहीं है नगर मतलब गाँव में, लेकिन वहाँ पूरी तरह से हर जगह मतलब इस तरह का सुविधा था। यानी घर से जो छोटा-छोटा नाली निकल करके घर घर के किनारे यानी रोड का किनारे जो नाला टाइप का बना रहता था, उस घर का पानी सब छोटी-छोटी नाली आकर के जाकर के किसमें मिलते थे, यानी नाला में गिरता था और वो नाला जो है पूरा यानी जाकर के इसमें यानी नदी में गिरता था। तो उस तरह करके वो पानी जो है मतलब बाहर फेंकते थे, ठीक है। तो वहाँ का जल निकासी का प्रणाली जो है बहुत ही उत्तम था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 नंबर का आपके यानी पूछा जाता है ये सवाल, क्योंकि लघुत्तर में पूछा जाएगा जल निकासी प्रणाली कैसा था। वहाँ का स्नान घर के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए स्नान घर, तो स्नान घर का आपको यानी साक्ष्य जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्नान घर के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है। याद रखिएगा स्नान घर के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता। मोहनजोदड़ो एक जो है प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग जो है, यहाँ का विशाल दुर्ग यानी 54.86 से लेकर इतना मीटर तक में स्थित विशाल स्नानागार का यह 39 फुट का होता था और 11.88 मीटर लंबा और 23 फुट इतना मीटर चौड़ा हुआ करता था, ठीक है। ये जो है कहाँ का था, यानी स्नान घर के बारे में आपको बता रहे कहाँ का, ये मतलब मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, ये हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मिला था वहाँ अन्ना घर, ठीक है। ये जो अन्ना घर भी वहाँ का बहुत फेमस है, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का। तो ये हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला था आखिर, ये भी आपको पूछा जाएगा सवाल में। तो अन्नागढ़ जो मिला था ये भी मोहनजोदड़ो मिला था, ठीक है। सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो ही था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में इतना से इतना मीटर तक चौड़ी का अन्नागढ़ मिला था। अब बताइए 45 पॉइंट से इतना मीटर तक और चौड़ाई इतना 22.86 मीटर तक का यानी लंबा अन्नाघर जिसमें अनाज रखा गया जाता था। अन्नाघर मतलब अनाज रखा जाता था, ठीक है। तो ये अब स्नानघर समझ में आ गया कि इतना चौड़ा और लंबा था जिसमें सार्वजनिक यानी सबके लिए था, जो सब लोग जो आकर के यानी वहां आकर के स्नान करते थे, ठीक है। वही मतलब उसमें ये पर्सनल नहीं था, ये सबके लिए था। और ये अन्नागार भी इतना चौड़ा था जो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अब देखिए वहां का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ईंट जो बना हुआ था,
ईंट यानी कितना से कितना वहाँ का देखिए चतुर्भुज का यानी चतुर्भुजकार होती थी वहाँ का ईंटें, और ये मतलब अद्भुत है। और यहाँ का जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें जो है, सबसे बड़ा ईंट जो बना हुआ गया था ये इतना का यानी सबसे बड़ा ईंट जो है बना हुआ मिला था। ठीक है, कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। अब बताइए आज से हजारों वर्ष पहले के लोग जो है इतना मतलब एक्टिव थे, इतना मतलब सारे चीज उन लोग इस्तेमाल करते थे। बताइए अभी हम लोग आज से अब कितना हजार वर्ष ये पहले की बात है, अभी हम लोग वर्तमान में हम लोग को इस तरह का सुविधा नहीं है जितना हड़प्पा सभ्यता में लोग को यानी सुविधा होता था। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री से हमें यानी वर्तमान समय में यानी रहन सहन की यानी अपना यानी मतलब चेंजेस को हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम जमाने के लोग जो है इतने सारे चीज की यानी उन लोग को सुविधा हुआ करता था। ठीक है, जिसमें उस टाइम आग का आविष्कार नहीं हुआ था, बाद में आग का आविष्कार हुआ। ये सारा चीज जो है बाद धीरे-धीरे आविष्कार होने लगा। तो आपको यहाँ तक तो आपको हम पढ़ा दिए, पार्ट 1 तक ये हम लोग कवर किए, क्योंकि लॉन्ग क्लास हो रहा है, फिर ज्यादा लॉन्ग होने के बाद फिर आपको मजा नहीं आएगा, बोरिंग जैसा लगेगा। तो ये लॉन्ग बहुत हो गया, तो इसलिए हम लोग पार्ट 2 में अब जो है कवर करेंगे। यहाँ से आपका पार्ट 2 जो है कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस पार्ट 2 में सामाजिक जीवन पढ़ेंगे और बहुत सारे अब चीज आपको यानी पढ़ाने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और आप लोग जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल से आपका पूरा कोर्स को जो है कंप्लीट किया जाएगा। सिर्फ हिस्ट्री का ही नहीं, पूरा सब्जेक्ट ऑल आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है इस तरह का ब्रांडेड क्लास मिले और वो भी अच्छे तैयारी करें, एकदम बिल्कुल अच्छे फॉर्म में। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो अपना चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड टॉपर भी बहुत सारे बच्चे रहे हैं। तो वो टॉपर कैसे बने हैं, तो आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड स्टडी का अपना खुद का एप्लीकेशन है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस होता है। यहाँ भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ आपको सिस्टमिक ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें अलग-अलग टीचर आपको डेली लाइव क्लास आकर के लेकर के लेंगे, जिसमें आपको यानी बिल्कुल नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सारा चीज आपको यानी मिलेगा, बिल्कुल सुविधा। अब बताइए 6000 का कोर्स आपको बताएंगे, 6000 का कोर्स 6000 का कोर्स आपका जो है, सॉरी 6000 का कोर्स आपको मात्र कितना में मिल रहा है, 499 रुपया में मिल रहा है, जिसमें लाइव क्लास आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बताइए इतना आपको फीचर मिल रहा है, तो अभी आप जाइए लक्ष्य बैच को आप यानी परचेज कीजिएगा। लक्ष्य बैच का नाम है लक्ष्य बैच। ठीक है, लक्ष्य बैच को आपको यानी परचेज करना है। इस बैच में आपको यानी अच्छे से यानी पूरा अध्ययन करवाया जाएगा, एकदम ए टू जेड तक। ठीक है, कोई भी आपका डाउट होगा, कितनों से कमजोर आप विद्यार्थी है, फिर भी आपको यानी बिल्कुल यानी प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र 499 रुपया में आपको ये सारा चीज सुविधा दिया जाएगा। अगर कहीं भी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो आपको बिल्कुल पर मंथ आप यानी 600 से 700 रुपया पर मंथ यानी पेमेंट करते होंगे, लेकिन यहाँ आपको 499 में पूरा कोर्स आपको यानी कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो बिहार बोर्ड के माध्यम से आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इससे पिछले बार जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए थे, वही जो है इस बार भी टॉपर रहे हैं। तो चैनल विजिट करके शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिए कौन कौन इस बार का टॉपर रहा है बिहार बोर्ड स्टडी में। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।